दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला। हमारे मित्र युवा प्रबोधनकार श्री प्रशांत ठाकरे जी के साथ में एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा रिश्ता है जिसके कारण आज देहरादून उत्तराखंड में रहते हुए भी आप लोगों के बीच आने का, मुखातिब होने का, मिलकर के आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि जिंदगी ने हमको कुछ नई चीजें सिखा दी हैं। हम मार्च के महीने में जितने ज्यादा डरे हुए, सहमे हुए, अंदर से कांपे हुए थे, आज जुलाई का महीना आते आते हम उतने ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं, हम उतने ज्यादा अपने आप में निखर गए हैं। कोरोना का दौर आया, कोरोना ने सारी चीजों को बांध दिया और बांध करके घर के अंदर हमें कैद कर दिया। लेकिन इंसान की एक खूबसूरती होती है कि इंसान हर एक समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। और ठीक इसी प्रकार से इंसान ने अपने आप को इतना प्रोडक्टिव बना लिया कि आज देखिए, जो दुनिया रुक गई थी अप्रैल और मई के महीने में, वह जून के भीतर से एक बार दोबारा चलनी शुरू हो गई। वो एक बार दोबारा दौड़नी शुरू हो गई। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि प्रशांत ठाकरे जैसे जो युवा संत हैं, युवा प्रबोधनकार हैं, जो अन्य अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं, वो सभी के सभी अलग अलग प्रकार से कार्य करने के लिए नए जोश, नए उत्साह के साथ में जुड़ने लग गए। और इसीलिए हमारा आज का विषय आत्मनिर्भर भारत, रिश्ता वही, सोच नई। इस विषय को लेकर के आपके बीच आने का सौभाग्य और मौका मुझे मिला है। ये जो विषय है, इस विषय की खासियत क्या है, इस विषय पर जाने से पहले मैं जो लोग जुड़ गए हैं और जो जुड़ेंगे उन सभी का सबसे पहले स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे और आपके सम्मुख ये जो पृष्ठ है, जिस पेज पर मैं आपके सामने आया हूं, ये एक प्रबोधनकार का पेज है। तो बात क्यों ना एक प्रबोधन के द्वारा ही की जाए। जो संतों की परंपरा रही है, इस देश के भीतर में जो संत हुए हैं, वह संत हमेशा से इस देश के दिशा निर्देश, इस समाज को दिशा निर्देश, सही रास्ता देने का कार्य करते आए हैं। और मैं कहता हूं कि संत वो होते हैं जिनके विचारों का कभी उस काल की रही हो, वो हर काल के भीतर उतनी ही ज्यादा जिंदा, उतनी ही ज्यादा सजीव और उतनी ही ज्यादा बलवान होती हैं। और चाहे फिर वह 20वीं सदी का संत गांधी क्यों ना हो। और इसीलिए हमारे सम्मुख विषय आता है आत्मनिर्भर भारत, रिश्ता वही, सोच नई। मैं मुद्दे की और विषय की शुरुआत करने जा रहा हूं। जो विषय हमने चुना है, इस विषय को रखने के पीछे के कारण क्या है? कारण मात्र इतना है कि इस देश के प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले आकर के हमारे सम्मुख यह बात रखी कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है। तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन आखिर होता क्या है, आखिर क्या है। सौम्य और किशोर, आपका स्वागत, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते। आत्मनिर्भरता पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी से जोड़ना चाहूंगा। और वो कहानी ये है, आप लोगों ने बाज के बारे में सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी होता है, बाज एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी उम्र 70 वर्ष होती है। और 70 वर्ष यह बाज जीता है। और 70 वर्ष जीने के बीच में जब यह बाज 40 वर्ष का होता है, तब 40वें वर्ष में इसके एक पड़ाव आता है जिसे हम जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मानते हैं, जिसे हम जिंदगी का वह दौर, वह समय कहते हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी के भीतर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के बाद आता होगा। तो बाज जी, प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का स्वागत, सभी का शुक्रिया। मैं
जस्ट मुद्दे पर आया हूं और विषय को शुरू कर रहा हूं, और विषय को शुरू करते वक्त मैं एक कहानी से शुरुआत करने जा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी जुड़ते रहेंगे और सुनते रहेंगे। मुद्दे पर मैं आता हूं। बाज नाम का जो पक्षी होता है यह 70 वर्ष जीता है और 40वें वर्ष के भीतर में इसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर इसे एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। टू बी वेरी फ्रैंक, यदि उसका डिसीजन गलत हो गया तो उसे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। लेकिन वो क्या डिसीजन लेता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस अवस्था में 40 वर्ष की अवस्था में बाज के सम्मुख 3 प्रमुख जो उसके अंग होते हैं, पंजे, चोंच और पंख। अब आप ये बताइए कि किसी भी पक्षी के लिए पंजा, चोंच और पंख ये तीनों कितने इंपॉर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये तीनों चीजें 40वें वर्ष के भीतर में बाज की खराब हो जाती है, मैं ये कहूं एक्सपायर हो जाती है। और ऐसे में बाज के सम्मुख मात्र 3 विकल्प बचते हैं। या तो वो अपना देह त्याग कर दे, प्राण त्याग कर दे। दूसरा, या तो वह एक सामान्य गिद्ध की तरह भोजन जो भी मिलेगा उसे लेकर के चलता रहे, खाता रहे। और तीसरा, वह होता है अपने आप को पुनर्स्थापित करने का। और पुनर्स्थापित करने से मतलब क्या है मेरा? पुनर्स्थापित करने से मेरा मतलब है कि आकाश के द्वय के भीतर एकाधिकार के साथ में यह बाज विचरण कर सके, एक अकेले अधिकार के साथ में वह घूम सके, वह चल सके। बाज के सम्मुख जो 2 पहले विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं, अपने आप का त्याग कर देना यानी देह का त्याग कर देना, और दूसरा सामान्य गिद्ध की तरह जीवन बिताना, वो दोनों विकल्प को नहीं चुनता। वो विकल्प को चुनता है तीसरा, यानी कि वो विकल्प पर जाता है अपने आप को पुनर्स्थापित करने का। और उसके बाद में वो एक लंबी उड़ान भरता है और एक पहाड़ पर जाकर के, चट्टान पर जाकर के बैठ जाता है, जहां पर वो अपनी चोंच को पटक पटक कर चट्टान पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। और जैसे ही वो चोंच टूट जाती है, थोड़े दिनों के बाद उसकी नई चोंच आ जाती है। ठीक इसी तरीके से वो अपने पंजों और पंखों के साथ करता है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके पंजों में, पंखों में और उसकी चोंच के 40 वर्ष में टूटने के बाद उसे कितना दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी। लेकिन वो इस पीड़ा से, इस तकलीफ से डरता नहीं है, घबराता नहीं है, बल्कि वो इसे स्वीकार करता है। क्योंकि यदि आत्मनिर्भर बनना है तो आत्मनिर्भर बनने के लिए उसके पीछे की पीड़ा को, उसके पीछे के दर्द को, उसके पीछे के संघर्ष को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। वो 150 दिन की पीड़ा सहता है। 150 दिन की पीड़ा को सहने के बाद, मैं फिर से दोबारा कोट कर रहा हूं, वो 150 दिन की पीड़ा सहता है और 150 दिन की पीड़ा सह करके वो 30 वर्ष और जीता है। यानी बाज अपनी जिंदगी में एक उस मोड़ पर होता है, या तो वो अपने प्राण त्याग दे या तो सामान्य सा जीवन गिद्ध की तरह यापन कर ले। लेकिन वो दोनों विकल्प जो बहुत सस्ते हैं, बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं, उन्हें नहीं चुनता। उसे चयन करने का अवसर जब मिलता है तो वो सबसे बड़े विकल्प को चुनता है, अपने आप को पुनर्स्थापित करने का। साथियों और दोस्तों, हमारे सम्मुख आज जो विषय यहां रखा गया है, इस विषय के अंदर भी मात्र यही चीज है कि मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं, मैं आपको यह समझाने के लिए आया हूं कि यह बाज की तरह हमारी और आपकी जिंदगी में, इस देश में और इस समाज में भी आत्मनिर्भरता शब्द तो ठूस दिया गया है, उसकी घुट्टी पिला दी गई है। पर दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने जो कहा था कि व्यक्ति को अपना कार्य खुद करते आना चाहिए, अपने कपड़े बुनते आना चाहिए, अपना भोजन बनाना आना चाहिए, अपने दिनचर्या के जितने काम हैं वह स्वयं करे, तो वो आत्मनिर्भर कहलाता है। ज्ञानेश्वर जी ने कहा था कि व्यक्ति आत्मनिर्भर तब बनता है
जब वह दूसरों पर निर्भर रहने की आशा छोड़ देता है। महात्मा गांधी जी कहते थे, मैं कक्षा में पढ़ाता हूं, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, तो कक्षा में पढ़ाते वक्त एक पाठ आया, जिस पाठ का मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी ने आत्मनिर्भरता के ऊपर क्या बताया। वे सुबह उठ करके अपना बिस्तर स्वयं उठाते, अपना पाखाना यानी अपना लैट्रिन, अपना बाथरूम खुद साफ करते, और ये केवल देश को, इस समाज को, इस राष्ट्र को आत्मनिर्भरता का जो ये शब्द है साहब, ये शब्द कोई नया नहीं मिला, ये शब्द कोई नया नहीं है जो कि आज 21वीं सदी में 2020 के पड़ाव पर आकर के हमें समझ में आ रहा होगा। जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ मैं आपके सामने एक कोट करने जा रहा हूं और इसे आप लिख लीजिए। तुषार जी, मैं आपको कोट कर रहा हूं। 1947 में देश आजाद हुआ है। आई रिपीट, 1947 में देश आजाद हुआ, पर हम इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ डिपेंडेंट हो गए। आई रिपीट, हम इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ हम डिपेंडेंट हो गए। हम स्वतंत्र हुए पर हम निर्भर होते चले गए। निर्भर किन चीजों पर? विदेशी वस्तुओं पर, विदेशी दवाइयों पर, विदेशी कपड़ों पर, विदेशी कॉस्मेटिक चीजों पर, विदेशी खाद्य पदार्थों पर, विदेशी भाषा पर, विदेशी आइडियोलॉजी पर, और सबसे बड़ी चीज, टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए देश के संविधान को बनाए हुए उस बाहर से लाए गए संविधान के रूप में जो पुलिंदा हमारे सम्मुख रखा गया, उस पर। कहने का मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट के साथ साथ जो ये डिपेंडेंसी आ गई, हमने पिछले 70 वर्षों में आत्मनिर्भर बनने का सपना क्यों नहीं देखा? बाबा साहब आंबेडकर ने कहीं पर कोट किया था। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि मैं इस राष्ट्र का, इस देश का वह निर्भरता, इस राष्ट्र पर, उस देश पर वह निर्भरता लाना चाहता हूं कि उसे अपने कंधे मजबूत करने का मौका मिल सके, अपने दिमाग की रगों को खोलने का, तीक्ष्णता बढ़ाने का मौका मिल सके। पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि संतों की कही गई बात को, महापुरुषों की कही गई बात को, आत्मनिर्भरता को हम लोगों ने न जाने क्यों नजरअंदाज कर दिया। हम लोगों ने, मैं आपके सामने इसीलिए आत्मनिर्भरता के वो सारे मापदंड रखने के लिए जा रहा हूं जिन मापदंडों की हमें, और मैं जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता से हम और आप आखिरकार समझते क्या हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, आप जीमेल इस्तेमाल करते हैं, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूं, आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं। सर, आखिरकार ये सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं, ये कहां के हैं? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, ये सारे प्रोडक्ट विदेशी प्रोडक्ट हैं। ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके पास में हमारी और अपनी हर प्रकार की जानकारी है। मैं और आगे लेकर के चलता हूं। जापान और भारत के बीच में मैं हमेशा एक तुलना करता हूं, और तुलना इसलिए करता हूं क्योंकि 1945 में 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरता है। जापान तहस नहस हो जाता है। जापान की इच्छा शक्ति उस वक्त बहुत टूट जाती है, उनका सब्र टूट जाता है। जापान के पास में उठ करके खड़े होने का साधन नहीं होता, लेकिन जापान के लोग हाथों में हाथ डाल करके एक ध्येय पर, एक लक्ष्य पर कदम ताल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ देश को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। और उसी के 2 वर्ष के बाद में भारत आजाद होता है। 1947 में 15 अगस्त को देश को आजादी मिलती है, भारत को। और दोनों देश के बीच में तुलना क्या है? मात्र इतनी है
कि भारत जब आजाद हुआ तब कहा जाता है भारत के पास में भी कुछ नहीं था, और जब हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिरता है तो जापान के पास भी कुछ नहीं था। मैं बात यहीं खत्म करके आज 2020 पर आना चाहता हूं। सर दोस्तों, आप ये बताइए कि जापान आज कहां है और भारत कहां है। जापान की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि वहां पर किसी प्रकार का जातिवाद आदि चीजें नहीं थी, उनके अंदर दृढ़ संकल्प था देश को उठाना है। लेकिन भारत के अंदर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता नहीं थी। भारत के लोगों ने आजादी के बाद में डिपेंडेंसी पर, दूसरों पर निर्भर होने पर अपने आप को अधिक समझदार समझा। और यह दुर्भाग्य की बात है कि आज इस पड़ाव पर हम और आप सारे विदेशी प्रोडक्ट पर आकर के रुक गए हैं। इसीलिए मैं आपको, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है सर, आत्मनिर्भरता का मतलब, इससे पहले कि समझें, मैं आपके सामने 2 लाइनें कोट करना चाहता हूं कि जीवन में, इस देश में आज तक कभी ऐसा नहीं आया कि सर यहां पे रास्ते खत्म हो गए हों। यहां रास्ते कभी खत्म नहीं हुए, बस केवल रास्तों के बीच में बैरिकेडिंग कर दी गई, उन रास्तों को रोक दिया गया, उन रास्तों को तोड़ दिया गया, उन रास्तों को बीच में बंद कर दिया गया। मैं लॉर्ड मैकेले की बात कर रहा हूं। जब अंग्रेज इस देश के भीतर में आते हैं, तब अंग्रेज इस देश के भीतर आकर के यहां के खाद्य पदार्थ से, यहां के यहां की क्या कहते हैं उसे, रेशम से, यहां के मसालों से वो इतने प्रभावित होते हैं कि वे कच्चा माल हमसे खरीद करके विदेश लेकर के जाते हैं, वही ला करके सर हमको बेचते हैं। और लॉर्ड मैकेले के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लॉर्ड मैकेले का वह पत्र आज भी गूगल पर रखा हुआ है, जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं उस पत्र का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। अंग्रेजों ने एक नीति बनाई कि इस देश के भीतर में 2 प्रकार के लोगों को पैदा किया जाए, हमारी बातों को माने, और दूसरे जो कि दिमाग से कुछ भी ना कर सके। और ये जो 2 प्रकार के लोग बनने पैदा हो गए, जिसे कि हम क्लर्क कहते हैं, तो इस देश की जो आत्मनिर्भरता थी, वह आत्मनिर्भरता धीरे 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 समाप्त होने लगी। मैं आपको अब सिलसिलेवार तरीके से लेकर के जाना चाहूंगा कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है। अपने सपनों को उड़ान दे करके, उसमें नए पंख लगा करके, चुपचाप से नहीं बल्कि दुनिया को दिखा करके आगे बढ़ने का नाम आत्मनिर्भरता होता है। और मैं आत्मनिर्भरता के साथ में भारत की तकनीक को जोड़ना कभी नहीं भूलता। कारण दोस्तों ये है कि इस देश के भीतर में जो जुगाड़ तंत्र है, असलियत में वही आत्मनिर्भरता है, असलियत में वही तकनीक है, असलियत में वही टेक्नोलॉजी है। मैं आपको भारतीय रसोई से जोड़ना चाहता हूं। भारतीय रसोई ने इस देश के भीतर में दादी और नानी के नुस्खों के माध्यम से हमारी प्राथमिक, जिसे हम प्राथमिक उपचार केंद्र कहते हैं, आप कभी अस्पताल जाइएगा वहां लिखा होगा प्राथमिक उपचार केंद्र, और वही प्राथमिक उपचार केंद्र के माध्यम से, वही प्राथमिक उपचार केंद्र हमारे घरों में पहले होता था। जरा सी छीलन आने पर, जरा सी चोट लगने पर, जरा सा जख्म लगने पर हमेशा हमारे घरेलू उपचार किया जाता था। और वही घरेलू उपचार आज धीरे 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 दुनिया ने अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ा लिया है। हमें और आपको यह चीज नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय रसोई के माध्यम से ही जोमेटो जो आप आज देख रहे हैं, यह कहां से आया है? यह हमारे देश के भीतर की तकनीक है। मैं थोड़ा सा और आगे लेकर के चलूं यदि आपको, तो हमारे और आपके घर में जो आज हम लोग प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? लोटे में गर्म पानी भर करके कपड़ा प्रेस करते थे। मैं और आगे लेकर के चलता हूं। हम और आप पौधा लगाते हैं, और पौधा लगाने के साथ साथ हम क्या कभी एक एक पत्ती को, एक एक शाखा को, एक एक उसकी फूल को जाकर के पानी देते हैं? हम केवल उसकी जड़ को पानी देते हैं। और जैसे ही आप जड़ को पानी देते हैं तो वो जड़ सभी पेड़ के अंदर की शाखाओं को, तनों को, फूल को, पत्तियों को, उसकी कलियों को अपने आप पानी पहुंचा देती है। यह आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है सर। आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलना चाहूंगा कि हमारे और आपके देश के भीतर में था क्या आखिरकार। आपने महाभारत देखी है, महाभारत के भीतर में आपने संजय को देखा है। संजय का एक
ऐसा चरित्र है, संजय का एक ऐसा पात्र है जो पात्र सीधा लाइव प्रसारण दिखाने का काम करता है और वह लाइव प्रसारण युद्ध के भीतर का दिखा रहा होता है। आज हम और आप बैठ करके क्रिकेट देखते हैं, आज हम और आप बैठ करके चीजों को देखते हैं, आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं। उस वक्त किसने किया था ये उस वक्त संजय ने किया था, और वही बाद में चल करके टेलीविजन और दूरदर्शन बन जाता है। हम और आप देखते हैं कि राम, रावण, अर्जुन और न जाने कितने युद्ध देखे गए हैं, सभी में धनुष पर बाण लगाने के बाद में कुछ तो भी मंत्रोच्चार होता है। वो मंत्रोच्चार क्या था और वही पासवर्ड आज हमारे और आपके बीच में रखा जा चुका है। हम लोग उसी पासवर्ड को जब मिसाइल छोड़ी जाती है, जब कोई लॉकर खोला जाता है, जब मोबाइल का पासवर्ड खोला जाता है, जब कोई नंबर या कोई नाम दर्ज किया जाता है, तब कहां से आता है ये? वही मंत्रोच्चार है ये। पुष्पक विमान, आज हवाई जहाज उड़ते हैं। पुष्पक विमान किसकी संकल्पना थी? हमारे देश की संकल्पना थी। पहला विमान शिवकर तलपड़े ने बनाया, किसकी संकल्पना थी? हमारी संकल्पना थी। इसीलिए विषय यही रखा है कि आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत रिश्ता बहुत पुराना है, बस केवल सोच नहीं है। ट्रांसप्लांट सर्जरी पहली किसकी आई सर? गणेश जी की हुई, जो शिव जी ने किया। मैं ये जो उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, इनका हकीकत से कोई वास्ता हो या ना हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये इस देश की संस्कृति के भीतर में जुड़ा हुआ है, ये इस देश के इतिहास के भीतर में जुड़ा हुआ है। मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेकर के चलता हूं। हम हमेशा महाराष्ट्र के भीतर में एसटी बस में चलते हैं। एसटी बस में सीट पकड़ना कितना दुर्भर, कितना बड़ा काम होता है। अब आप मुझे बताइए, एसटी बस के भीतर में आपने कभी रुमाल फेंक करके, आपने कभी रुमाल रख करके क्या सीट और जगह बुक नहीं की थी? आज वही टोकन के अंदर आ गया है। ये क्या है? ये भारत की तकनीक है, ये भारत का इनोवेशन है। आपने हमेशा खेत के भीतर में पुतले देखे होंगे। वो जो पुतले होते हैं, आदमी 24 घंटा पुतलों के रूप में वहां खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए उसने पुतलों का निर्माण किया, इसलिए वहां पर पुतलों को खड़ा किया, और पुतलों को खड़ा करके वो पंछी को भगाने के लिए, जानवरों को डराने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये क्या था? ये भी एक प्रकार का इनोवेशन और एक प्रकार की तकनीक थी, एक प्रकार की आत्मनिर्भरता जो इस देश के भीतर पहले से थी। थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। आपके घर के भीतर अलग अलग प्रकार के बुजुर्ग रहते हैं। वो बुजुर्ग जब नुक्कड़ पर, चौराहे पर बैठते हैं, तो पहले रिश्ते अपने आप तय हो जाते थे, बुजुर्ग आपस में बात करते थे। आज वो जिम्मा किसने ले लिया है? मैरिज ब्यूरो ने ले लिया है। मैं फिर से दोहरा दूं, आत्मनिर्भरता वही है, रिश्ता वही है, बस सोच नहीं है। मैं एक चीज और आगे आना चाहूंगा। मेरे फोन पर महीने के करीब से करीब 7 से 8 फोन आते हैं ऐसे जो अपने दिल की बात मुझ तक रखते हैं। मैं उनके साथ बात करता हूं तो वो कहते हैं कि कोई कहता है कि आपसे बात करके अच्छा लगा, कोई कहता है कि हमारे मन को तसल्ली मिली। जब वो बाहर बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? काउंसलिंग। कहने का मतलब यह है कि कल तक जिस मित्र को मैं अपने घर से या अपनी गली से, अपने मोहल्ले से, सड़क के उस चौराहे तक, उसके दफ्तर तक, उसके स्कूल तक, उसके कॉलेज तक छोड़ करके आता था, वो एक सहायता होती थी। आज उसे ओला का नाम दे दिया गया है, आज उसे उबेर का नाम दे दिया गया है। पहले चीजें हमें कोई बेचनी होती थी, हम पड़ोसी को बोलते थे, आज वह OLX ने ले लिया है। तो मैरिज ब्यूरो, काउंसलिंग सेंटर, जोमेटो, ओला, OLX इनोवेशंस हैं, ये सारे भारत के अंदर पहले से रखे गए हैं। अब बात करते हैं, जब ये सारी चीजें हैं, रिश्ता तो हमारा वही है सर, लेकिन हम अटक कहां जा रहे हैं? 2020 की आखिर इस पड़ाव पर आकर के हमें आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना क्यों देखना पड़ रहा है?
आत्मनिर्भर बनने का सपना क्यों संजोना पड़ रहा है, उसके पीछे के कारण पर कभी हम लोगों ने नहीं सोचा। प्रशांत ठाकरे और अन्य जो भी युवा प्रबोधनकार हैं, बचपन में मैं स्वयं, जब मैं 8 वर्ष तक मैंने खुद एक आश्रम में रह करके पढ़ाई की है, मुझे पता है कि गुरुकुल क्यों भेजा जाता था। गुरुकुल का मतलब क्या था? गुरुकुल का मतलब था जहां पर आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाया जाएगा। आज की हमारी जो स्कूल होती है, वहां स्कूल में बच्चों को अपनी बेंच, अपना डेस्क साफ करने से वो कतराते हैं, वो साफ करने से बचते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैं आपको अपना उदाहरण बताना चाहता हूं। जब मैं खुद आश्रम जाता था, तब हमारे मास्टर, हमारे जो गुरुजी थे, गुरुजी कहा करते थे कि आप जब यहां आते हो तो चप्पल बाहर उतारने के बाद यदि कमरे में जहां पढ़ने बैठे हैं वहां पर जब आप तो पहले वहां झाड़ू लगाओगे, दरी को बाहर झटक करके आओगे, अपने हाथ से पानी लोगे, पानी लेने से पहले जो मटका होगा, जो घड़ा होगा, उसको स्वयं भरोगे। यानी जो गुरुकुल पद्धति थी वह स्वावलंबी बनाती थी। कृष्ण, सुदामा, पांडव, कौरव, राजा, महाराजा, न जाने कितने लोग, स्वयं विवेकानंद, ये सारे गुरुकुल में रह करके, गुरुओं की शरण में रह करके स्वावलंबी बनते हैं। विवेकानंद का एक कोट है। विवेकानंद ने कहीं कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं वह गुरुकुल की, मेरे गुरु की देन हूं। तब उनसे सामने वाले ने पूछा कि आखिर गुरु ने आपके लिए ऐसा क्या किया? तब उन्होंने कहा कि गुरु ने मुझे आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम कदम पर मार्गदर्शित किया, मुझे बताया कि जिंदगी में स्वावलंबन से बढ़कर के कुछ नहीं है। और गुरुकुल को मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि इस देश के भीतर में जब से गुरुकुल खत्म हो गए, तब से स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, यह शब्द इस देश से मात्र निबंध के भीतर रह करके सिमट गया है। और जब से गुरुकुल की परंपरा खत्म हो गई, तब से हमें और आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऐसे बड़े बड़े शब्दों के फेर में बांधा गया। और यदि इसके अंदर में कोई टूटा तो मेरे देश का किसान टूट गया, मेरे देश का मजदूर टूट गया। इस राष्ट्र को जो मजबूती देता था, इस राष्ट्र को जो सबसे प्रमुख आधार स्तंभ होता था, वह किसान आज बदहाल हो गया। और आज कोरोना के इस पीरियड में हम और आप यदि अपने घरों के भीतर में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहने के बाद जिंदा हैं, तो वो किसानों के कारण है। यदि उन्होंने भोजन नहीं पैदा किया होता तो क्या इस देश के भीतर लोग इस तरह से जिंदा रह पाते? लेकिन मुझे दुर्भाग्य के साथ विषय को आगे बढ़ाते हुए यह कहना पड़ेगा कि इस देश के भीतर में आत्मनिर्भरता का रिश्ता तो बहुत पुराना रहा, लेकिन उसे नई सोच कभी नहीं दी गई, उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं की गई। मैं आपके सामने किसान का वह उदाहरण रखने जा रहा हूं कि किसान आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है। किसान आत्मनिर्भर है सर, किसान आत्मनिर्भर है। किसान की आत्मनिर्भरता किसी से भी छिपी हुई नहीं है, पर किसान को तोड़ता कौन है? इस देश का सिस्टम, इस देश का करप्शन। यदि मेरे भाई नरेंद्र लोनकर को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसे किन किन चीजों से गुजरना पड़ेगा वो अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी ब्रांड, उसकी क्वालिटी, उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें तय करेगी मार्केट में वो टिकेगा या नहीं। और ये मात्र किसान के साथ नहीं है, ये हर एक उद्यमी के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक उस व्यक्ति के साथ है जो सही रूप में आत्मनिर्भर बनने का सपना लेकर के, आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने का सपना लेकर के बढ़ना और चलना चाहता हो। हमें आज किसानों के ऊपर में न जाने क्यों इतनी ज्यादा चर्चा करनी पड़ती है, जो कि हमारा पालनहार थे, जो कि हमें सबसे अधिक प्रिय थे।
हमारे देश के भीतर में आत्मनिर्भरता शब्द को सबसे अधिक नुकसान कहां से पहुंचा, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने अंग्रेजों की देखा देखी में कोट पहना, मोजा पहना, और न जाने अंग्रेजों का कितना ज्यादा हम लोगों ने उनसे चीजें उधार ली, उनको देख करके अपने आप को बदलने की शुरुआत की। पर दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ेगा कि उनके यहां पर ठंड थी इसलिए वो कोट पहनते थे, हमारे यहां का मौसम धोती लायक था, हमने धोती छोड़ दी, हमने मोजा डाल लिया। यहां पर मौसम नहीं था तब भी देखिए नागपुर की, अमरावती की, यवतमाल की चिलचिलाती धूप के भीतर भी लोग शादियों में कोट पहन करके, लोग अलग अलग प्रकार के गेटअप में आपको दिखाई देंगे। ये जो बाहर का नकल करने का हमारे अंदर में आदत आ गई, इसने हमारी आत्मनिर्भरता को, हमारी तकनीक को, हमारे इनोवेशन को हमसे पूरी तरह से छीन लिया। और ये जो इनोवेशन को छीना है, इसी ने आत्मनिर्भरता को मारा है। इस देश की आत्मनिर्भरता को खत्म करने के लिए यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो इस देश की मानसिकता का है। इस देश की मानसिकता का क्यों है? कोई कह सकता है कि भाई मानसिकता से आप क्यों जोड़ना चाहते हैं? मैं मानसिकता से इसलिए जोड़ना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्या हमें कभी यह जरूरत महसूस नहीं हुई कि हम अपने घर के भीतर में एक किसान पैदा करें? क्या हमें कभी यह जरूरत महसूस नहीं हुई कि ये जो इलेक्ट्रिक का घर के भीतर में काम होता है ये हमें आना चाहिए? क्या हम लोगों ने कभी यह जरूरत महसूस नहीं की कि होटल से केक मंगाने से, कहीं और चीजों को मंगाने से हम लोग अपने घर में चीजें बनाएं? हम लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए कभी सोचते ही नहीं हैं। हमने हर एक चीज बाजार पर जाकर के, हमने हर एक चीज मार्केट पर निर्भर रह करके करना सीख लिया है। हमने कभी अपने आप में आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत ही नहीं की। गांधी जी कहा करते थे कि हमें गांव का विकास करना है और गांव की तरफ लौटना है। लेकिन इस देश के विकास ने क्या किया? इस देश के विकास ने लोगों को गांव से शहर की तरफ धक्का दिया। मैं भगाया नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं धक्का दिया। और धक्का इसलिए दिया, एक भाई गया, दूसरा भाई गया, तीसरा भाई गया, बचा कौन? एक बूढ़ा पिता, जिसको कि गांव से इतना प्रेम था कि वो गांव से नहीं गया, लेकिन शहर गए, बच्चों ने उसको कुछ दिया भी नहीं, इसलिए उसे अपने खेत खलियान सब बेच देने पड़े और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और वहीं से गांव में उसके परिवार का समाप्ति, उसके परिवार का खात्मा हो गया। गांव को हमने तोड़ा। और जब 2020 में कोरोना आया अप्रैल और मार्च के महीने में, कि गुरुजी देश के भीतर में हमें यदि जिंदा रहना है, यदि हमें सही रूप में सुरक्षित रहना है तो गांव जाने के अलावा गांव जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आज हमें गांव याद आ रहा है। गांव की तरफ लौटने से पहले मैं गांधी जी की एक संकल्पना आपके बीच रखना चाहता हूं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि शिक्षा का स्तर कैसा हो? शिक्षा व्यक्ति के विकास का सबसे प्रमुख आयाम है। तो शिक्षा का मतलब यह भी नहीं है कि केवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। शिक्षा का मतलब यह भी नहीं है कि केवल आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपको तोता रंटत होना चाहिए। शिक्षा का मतलब यह है कि घर के आसपास में कोई तालाब है तो आप उस तालाब से रोजगार कैसे उत्पन्न कर सकते हो, यह आत्मनिर्भरता है। यदि आपके घर के आसपास में जंगल है तो आप उस जंगल से कैसे रोजगार उपलब्ध कर सकते हो, यह आत्मनिर्भरता है। यदि आपके घर के आसपास में पठारी क्षेत्र है, पठार है, वहां आप किस प्रकार से रोजगार उपलब्ध कर सकते हो, यह आपकी आत्मनिर्भरता है। महात्मा गांधी ने कभी भी गांव को छोड़ करके जाने की बात नहीं की थी। महात्मा गांधी ने कभी भी गांव छोड़ करके शहर की तरफ जाने की बात नहीं की थी। महात्मा गांधी ने कभी भी, या इस देश के संतों ने कभी भी अपना घर छोड़ने की बात नहीं की थी।
बल्कि सभी का एक ही ध्येय था। आप जहां रहते हैं वहां का विकास होना चाहिए, वहां का उत्थान होना चाहिए। मैं आपको प्रकृति के साथ में जोड़ना चाहता हूं। कारण है उसके पीछे कि आप पेड़, आप पौधे, आप नदियां, न जाने कितने प्रकृति की चीजों से जुड़े हुए हैं, पर आप इन जितनी भी चीजों से जुड़े हुए हैं, क्या यह चीजें आपको आत्मनिर्भरता का, आत्मनिर्भर बनने का एक संदेश नहीं देती? थोड़ा सा कभी आप सोच करके देखें, थोड़ा सा आप आगे बढ़ करके देखें। पेड़ सबसे बड़ा संदेश देते हैं आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का। नदियां, हवाएं, समुद्र, ये सारे स्वावलंबी हैं। ये कभी किसी पर निर्भर नहीं रहते, ये कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन इंसान, व्यक्ति, कल तक यदि वो किसी की मोटरसाइकिल से दफ्तर जाता था और उसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, और एक दिन जिसकी गाड़ी से वो जाता था वो व्यक्ति नहीं आया, तो इसका क्या होगा? मोटरसाइकिल आती नहीं, एरिया में, मोहल्ले में, गली में ऑटो आता नहीं, या तो पैदल जाएगा या तो दफ्तर नहीं जाएगा, क्योंकि वो निर्भर था किसी और पर, क्योंकि वो डिपेंडेंट था कभी किसी पर। जब भी आत्मनिर्भरता और निर्भरता, इन दो शब्दों के बीच में व्यक्ति पूरी तरह से फंस जाता है, तो वो निर्भरता को चुनता है। कारण वो सरल होता है, वो सस्ता होता है, और कारण यही है कि हम लोगों ने आत्मनिर्भरता के चक्कर में, निर्भरता के चक्कर में अपनी आत्मनिर्भरता को हमेशा के लिए खो दिया। आज मैं इनमें ज्यादा किताबों की बात ना करके आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना चाहूंगा। मैं आपको जोड़ता हूं। आपने चीन के एक एप्लीकेशन को, जिसे टिकटॉक कहते हैं, बंद कर दिया, एग्री। लेकिन ऐसे कितने एप्लीकेशन आपकी मोबाइल में चलते हैं जिन एप्लीकेशंस को आपके देश में बनाया गया है? आपके पास उत्तर खुद होगा। हम लोग विंडोज पर, एमएस ऑफिस पर निर्भर हैं। गूगल का प्रमुख व्यक्ति हमारा अपना व्यक्ति है सर, सुंदर पिचाई जिसका नाम है। हम लोगों ने दूसरों के यहां जाकर के नौकरी करना पसंद किया। हमारे देश ने सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए, लेकिन वो इंजीनियर्स क्या इस काबिलियत के नहीं थे? क्या उनमें वह दम नहीं था कि वो इसी देश के भीतर रह करके माइक्रोसॉफ्ट का तोड़ निकाल सके? वो आत्मनिर्भरता होती। हमारे देश ने एप्लीकेशंस पर, कभी पेटीएम पर अपने लिए काम करना नहीं पसंद किया, ये आत्मनिर्भरता होती। हमारा गूगल पर, हमारा जीमेल पर, हमारा पेटीएम पर, हमारा गूगल पे पर सारा ट्रांजैक्शन है, सारी हिस्ट्री हमारी पता है। जिस दिन गूगल ने भारत को सर्विस देना बंद कर दिया, हमें रोना पड़ेगा। आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत क्या है? मिसाइल नहीं है, परमाणु बम नहीं है। आज की तारीख में सबसे बड़ी पावर यदि कोई है तो वो है डाटा पावर। जिसके पास जितनी ज्यादा जानकारियां लोगों के पास है। अमेरिका सर आपकी सारी जानकारी लेकर के बैठा है। आपको यदि कल गूगल बंद करवा दिया जाए, चीन यदि बोल दे कि मैं कल से अपने प्रोडक्ट्स भारत के भीतर में बंद करवा रहा हूं, हमें और आपको वो दिमाग से मारने की तैयारी कर रहे हैं। हम और आप, बम गिर जाएगा, खत्म हो जाएंगे, चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि दिमाग से मारने की तैयारी में विदेशी तैयार बैठे हैं, पर भारतवासी उसके लिए कहीं पर भी आत्मनिर्भर बनते नजर नहीं आ रहे। आज भी हमारा सपना होता है माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में जाकर काम करेंगे, विदेश जाकर काम करेंगे। इस देश के भीतर में मिसाइल देने वाला व्यक्ति अपना व्यक्ति है। हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, टीपू सुल्तान थे, न जाने कितने ऐसे व्यक्ति हैं, कितने ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन वैज्ञानिकों ने इस देश को
न जाने क्या क्या दिया था सर। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आधार पर कोई नए वैज्ञानिक या यहां के वैज्ञानिक नासा जैसा प्रोजेक्ट को भारत में डीआरडीओ को और अधिक नई पहचान दिला सकते? दिला सकते हैं, पर हम क्यों पीछे होते हैं? उसके दो कारण, एक इस देश का सिस्टम और दूसरा यहां पर अवसर की कमी। मैं आपको जोड़ता हूं, एक केकड़े का उदाहरण देता हूं। एक कुआं है, कुएं के भीतर में केकड़े हैं। केकड़े जब एक केकड़ा ऊपर आने की कोशिश करता है तो दूसरा केकड़ा उसके पैर खींचता है। यह क्रम लगातार 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 चलता रहता है। एक केकड़ा जब सारे केकड़े रात में सो रहे होते हैं तो थोड़ा ऊपर निकल जाता है, और जैसे ही सभी की नींद खुलती है तो वो उसकी पकड़ में नहीं आते तो चिल्ला करके बोलते हैं, अरे तू बाहर जाकर क्या करेगा, बाहर में तेरे लिए दुनिया नहीं है। और वो केकड़ा अपने कान बंद करके रखता है, वो पीछे से आने वाली आवाज को नहीं सुनता। और यही कारण है कि वो उस केकड़े की पूरी प्रजाति के बाहर से बाहर आ गया, कुएं के बाहर आ गया। वहां पत्रकार बैठे थे, पत्रकारों ने पूछा कि भाई तुम बाहर आ गए, कैसे आ गए? तब बोला कि जब मैं आगे बढ़ रहा था तो जो लोग मेरी टांग खींच रहे थे, जो लोग मेरे पीछे मुझे हतोत्साहित कर रहे थे, मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे, मैंने उनको अपने कान पर असर डालने नहीं दिया। और इस देश के भीतर में हमें यह समझना पड़ेगा कि जब कोई व्यक्ति इनोवेशन के साथ में, इनोवेटिव आइडिया के साथ में आगे आ रहा है तो हमें उसको पूरा सम्मान देना है। हमें आत्मनिर्भरता को कहां से शुरुआत करनी है? हमें एक गली के नुक्कड़ से शुरुआत करनी है, हमें एक घर से शुरुआत करनी है। क्यों ना कुछ ऐसा सपना हो कि इस देश के भीतर में बैंक अपना हो, एप्लीकेशंस अपने हो, टेक्नोलॉजी अपनी हो, प्लेन अपना हो, मेट्रो अपनी हो। देशभक्ति के नाम पर जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं बाजार में, वह सारी चीजें अपने हो, मसाले अपने हो, रेशम अपना हो, केसर अपना हो। कच्चे उत्पादन जो इस देश के भीतर में होते हैं वो विदेश न जाकर के यहीं पर स्वयं निर्मित होकर के किसानों से तक जाएं। जब ये सपना से लेकर के शाम तक या बिस्तर पर सोने जाते वक्त तक हम जितनी चीजों का इस्तेमाल, जब हमारा भोजन यानी घर के भीतर आने वाला राशन हमारे अपने किसान का होगा, कोई ब्रांड को नहीं लाना है, कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं लाना है। पता करिए कि किसान के पास से कहां डायरेक्ट आपके पास तक आ सकता है। हमें अपने देश के भीतर अवसर पैदा करने पड़ेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण रखता हूं। खादी का नाम आप सबने सुना होगा। इस देश के भीतर जब खादी का निर्माण हुआ तब महात्मा गांधी कहते थे कि भैया खादी को पहनना है, खादी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि तो वो भी खरीद सकते थे। आप देखिए कि जो साधारण सा दुपट्टा या ये कुर्ता मुझे 500-300 रुपए में मिल जाएगा या 700 में चलो मिल जाएगा, खादी का यदि मैं लेने के लिए गया तो क्या खादी उद्योग भंडार के भीतर नीचे कोई चीज मिलेगी? कारण क्या है? ब्रांड है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है ये व्यक्ति को तोड़ रही है। हमें यह समझना पड़ेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं रिलायंस का। रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिवनेस को निकाला और प्रचार पर बहुत अधिक खर्च किया। इस देश की सरकार को, इस देश के लोगों को हमें यह समझना पड़ेगा कि जब प्रोडक्ट अपना होगा तो उसका प्रचार प्रसार भी हमें खुद को करना पड़ेगा। जब हम प्रचार और प्रसार खुद करने लगेंगे तब आप यकीन मानिए जो इस देश की सरकार है, इस देश की व्यवस्था है, वो उसके सामने झुकेगी, झुकने लगेगी। कारण निर्भरता पतन की ओर ले जाती है, सरकार को
लेकिन दुर्भाग्य कि इस देश की जनता को यह समझ में नहीं आ रही है। हमें गाड़ी तो चलानी है, पर हम पेट्रोल कहां से डालेंगे यह हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आत्मनिर्भरता जो शब्द है अपने घर से शुरू होता है, अपने हॉल से निकलता है, अपने ड्राइंग रूम से निकलता है, गली मोहल्ले नुक्कड़ तक जाता है। एवले चाय कितना बड़ा उदाहरण है, डिब्बे वाला कितना बड़ा उदाहरण है। आपने डिब्बे वाले के बारे में पढ़ा है, आपने डिब्बे वाले के बारे में सुना है। मैं कहना चाहता हूं कि डिब्बे वाला एक सशक्त उदाहरण है हमारे और आपके बीच में, इस चीज के लिए, आत्मनिर्भरता को साबित करने के लिए। आप यदि हार्ड वर्क को आसानी के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ईमानदारी के साथ मान लीजिए कि फ्यूचर की, भविष्य की अपॉर्चुनिटीज आपका स्वयं स्वागत करने के लिए तैयार। देश के पैदा कर, कारीगर भी पैदा करने हैं, किसान भी पैदा करने हैं, इलेक्ट्रीशियन भी पैदा करना है, सब्जी भाजी पैदा करने वाले भी पैदा करने हैं। हर उस प्रकार की विधा के लोगों को पैदा करना पड़ेगा ताकि हमें भारत से बाहर देखने की आवश्यकता ना पड़े। विदेश के लोग भारत की तरफ टकटकी लगा करके देखें कि भारत में एक नया एप्लीकेशन बना है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में पेमेंट होती है। भारत ने अपना गूगल जैसा एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहां पर हर प्रकार की चीजें बड़ी आसानी से मिलती है। भारत का फूड, भारत के मसाले, भारत की चीजें, भारत के कपड़े, ये सब इस देश के भीतर में हैं, लेकिन प्रमोट नहीं हो रही है। और प्रमोट ना होने का कारण मैं आपके सामने रख दूं। इस देश का किसान टूटता क्यों है? जो बीच में बैठे हुए बिचौलिए हैं, जो मीडिएटर हैं, जो बीच में बैठ करके पैसा खाते हैं। मैं यदि आपके सामने बात करूं, इस देश में जितने भी अलग अलग प्रकार के टैक्स हैं, उन सभी टैक्स के अंदर में एक और टैक्स जुड़ जाता है। मान लीजिए कि मुझे किसी सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए जाना है, तो मैं जब सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए जाऊंगा तो मुझे एक लिफाफा या अलग से एक व्यवस्था करके जानी पड़ेगी। किसके लिए? उस अफसर की जेब में कुछ डालने। देश से जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा कि हमें अफसर की जेब गर्म करनी है, जब तक हमारे देश के अंदर में यह सिस्टम खत्म नहीं होगा कि बीच में बैठे हुए लोगों को खुश करना है, तब तक इस देश के अंदर आत्मनिर्भरता शब्द जन्म लेगी और जन्म लेकर के टूट जाएगी, मर जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। कारण है उसके पीछे, हम बहुत आसानी से कोई आइडिया ग्रास्प करते हैं, किसी आइडिया को चुनते हैं, लेकिन वो आइडिया को एग्जीक्यूट करने तक हमें कितनी प्रकार की समस्याएं आती हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो स्वावलंबी होने की बात, आत्मनिर्भर होने की बात से इस देश के युवाओं को डर लगता है। पिछले दिनों कहीं पर बोलते वक्त मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा, आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, आपको अपने आप को, जो आपकी सोच है उसके लिए तैयार करना पड़ेगा और कई सारी चीजों से समझौता करना पड़ेगा। बोले जैसे जैसे, मैंने कहा नींद से, मैंने कहा हार्डवर्क करना पड़ेगा, मैंने कहा चीजों को और करीब से जाना पड़ेगा, हो सकता है 24 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे देश का युवा आत्मनिर्भरता का शब्द तो जानता है, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन उसके लिए वो काम करने के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहता। ये समझना पड़ेगा कि इस देश के भीतर में हमारा बैंक अपना हो, हमारे एप्लीकेशंस अपने हो, हमारा फूड अपना हो, हमारी हर वो प्रकार की चीज अपनी हो जो इस देश के भीतर में हम सुबह से लेकर शाम तक करते देखते आ रहे हैं। हमें आइडिया बेचना पड़ेगा, हमें आइडियाज को लाना पड़ेगा, आइडियाज को इनबिल्ड करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आइडिया के बिना जिंदगी में
हो सकता है। याद रखें, जिंदगी में कभी हमारे रास्ते बंद नहीं होते, हमारे देश में रास्तों को बंद करवा दिया जाता है, हमारे देश में आइडिया को तुड़वा दिया जाता है। इसीलिए हमारे सामने आत्मनिर्भरता का जो शब्द या एक बहुत बड़ा व्याख्यान नहीं होगा, हमें केवल समझना पड़ेगा सब्जी, राशन और हर प्रकार की चीज हमारी अपनी या हमारे अपने लोगों की स्वयं निर्मित हो। आत्मनिर्भरता हमारे घर से शुरू होती है, हमारे घर से शुरू होकर के वो बाजार तक, लोगों तक पहुंचती है। तो आत्मनिर्भरता की जो परिभाषा है वो कोई बहुत बड़ी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं यह रिश्ता वही है, बस केवल और केवल सोच नहीं है। हमें इस सोच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज अंग्रेजों की उस पॉलिसी के खिलाफ देश के भीतर में अब सामंतशाही नहीं है, देश के भीतर में उपनिवेशवाद नहीं है। हमें अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर में, भूमंडलीकरण के अंदर में, इस देश में भी चीजों को पैदा करना है। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध बनाने हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि इस देश के अंदर भी हमें चीजों का निर्माण करना है, हमें चीजों को स्थापित करना है, हमें चीजों को नए सिरे से बना करके शुरू करना है। सो बेहतर होगा कि हम आत्मनिर्भरता के रिश्ता वही जो तुकडोजी महाराज कहते हैं, रिश्ता वही जो कि ज्ञानेश्वर और महात्मा गांधी कहते हैं, पड़ेगी कि आज इतनी लग्जरियस लाइफ के साथ में हम कैसे आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप कितने भी आत्मनिर्भर बने, ये ध्यान रखें कि आपका सबसे पहला पालनहार किसान है। हम पहले निबंध लिखते थे बचपने कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तब हुआ करता था, आज ये केवल निबंध तक रह करके रह गया है। तो निबंध से इसको निकाल करके बाहर लाना है और वस्तु स्थिति में भारत को कृषि प्रधान देश बनाना है, भारत को बेहतरीन मसालों वाला देश बनाना है, भारत को बेहतरीन कपड़ों के उत्पादन वाला देश बनाना है, भारत को बेहतरीन कोल्ड ड्रिंक का उत्पादन करने वाला देश बनाना है, भारत को बेहतरीन लिज्जत पापड़ वाला देश बनाना है, भारत को बेहतरीन अचार वाला देश बनाना है, भारत को बेहतरीन एप्लीकेशन वाला देश बनाना है, साइट्स वाला देश बनाना है, भारत को बेहतरीन इंसानों वाला देश बनाना है। क्योंकि जहां इंसान बनने की सोच खत्म हो जाती है, वहां आत्मनिर्भरता अपने आप दम तोड़ देती है। तो आत्मनिर्भरता के साथ में रिश्ता वही है, केवल सोच नहीं है। तो ये विषय था। इस विषय पर नए तरीके से किस तरह से बात हो सकती थी जिसमें किताबी और आदि चीजों का जिक्र ना हो, मैंने कोशिश की, आप लोगों ने सुना। जो लोग जुड़े उन सभी का बहुत शुक्रिया। भाई किशोर, नीलेश जी, प्रशांत ठाकरे जी, तुषार नायकू जी, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं प्रशांत ठाकरे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रशांत ने अपने पेज पर आकर के इस बात को रखने का मौका दिया। तो प्रशांत, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। विषय कैसा रहा इसकी जानकारी आपके पास, आप लोगों के पास। लेकिन हां, इस विषय के भीतर में यदि मैं किताबों की बात करता, यदि इस विषय के भीतर में मैं व्याख्यान देने के लिए आता, तो शायद यह विषय आप लोगों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्ट नहीं हो पाता। कोशिश यह है कि आत्मनिर्भरता के शब्द को हम लोग केवल बुकिश लैंग्वेज में, किताबी बातों में ना समझें, बल्कि यदि मुझे धनिया पत्ती की जरूरत है, मुझे बैंगन की जरूरत है और मेरे घर में जगह है, मैं वहां पर पैदा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरी सोच यहां से होनी चाहिए। मुझे सोच को आगे बढ़ाना है और इस सोच के आधार पर हमें अपने घर से आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत करनी है। मैं एक चीज कोट करके अपनी वीडियो खत्म करूंगा। 1947 में देश इंडिपेंडेंट हुआ, पर इंडिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट हो गया। और आज इस डिपेंडेंसी को, आज इस निर्भरता को समाप्त करना है और समाप्त करके एक नए परिवेश में, एक नए परिदृश्य में हमें आगे बढ़ना है। शुक्रिया। आत्मनिर्भर बनिए, आइडिया लाइए और किसानों का, मजदूरों का
सम्मान करिए। जय हिंद, शुक्रिया।